हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम तो जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे थे, इसके पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़े थे, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। हमने इसके अंदर देखा कि जब हम मोशन इन 1 डायमेंशन की बात कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन मोशन में जो चीज़ें हो रही थी, बस उसी का अलग फॉर्म है क्या, मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन में। हम यहाँ पे वेक्टर का यूज़ करते हैं। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब डेली लाइफ में जो मोशन करते हैं वो 1 डायमेंशन मोशन नहीं होता है कि नहीं। वो 2 डायमेंशन हो सकता है, 3 डायमेंशन होता है। मैक्सिमम हम देखते हैं 2 डायमेंशन मोशन। जिससे वही बता रहा हूँ, जैसे कोई हमने ऑब्जेक्ट फेंका ऊपर की ओर तो नीचे की ओर मूव करता है, तो वो क्या करता है, एक प्लेन में मूव करता है कि नहीं। इस प्लेन में मूव करता है मीन्स 2D। उसको अगर मुझे उसके पाथ को एक्सप्लेन करना है तो मुझे 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक एरिया कवर करता है जो भी है, 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं 2D मोशन। और इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। किसी चीज़ को आप प्रोजेक्ट करते हैं तो मोशन जो करता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये 2 डायमेंशन मोशन होता है, इसी को हम मोशन इन 1 प्लेन कहते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया, हमने उसको भी देख लिया। तो हम लास्ट में जब लास्ट में पहुँचे थे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को हम लोग देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आज एक सम करते हैं जिसके अंदर हमें क्या दिया रहेगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, प्लेन वाला करेंगे 2 कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हुए। हाँ, और फंक्शन ऑफ टाइम होंगे। उससे हमें पता करना पड़ेगा कि उसका वेलोसिटी, उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो एक सम करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जो मोशन इन 2 डायमेंशन या प्लेन में जो होगा तो किस तरह से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, जब वो कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, अगर एक्सप्रेशन क्या कांस्टेंट हो, तो वही अगर हम 2 डायमेंशन मोशन की बात करें तो उसमें कैसे सब चीज़ें आएंगी, कैसे पैरामीटर्स टर्म्स आएंगे, है कि नहीं। तो पहले सम्स करते हैं। तो मान लेते हैं हमारा जो सम दिया है क्वेश्चन, बोला कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मोशन इस टाइप से कर रहा है कि जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो कुछ 3t² + 5 के हिसाब से चेंज हो रहा है। हाँ, और ये सब मीटर में दिए हैं, मीटर में। और वाई जो कोऑर्डिनेट है 4t + 7, ये भी क्या है, मीटर में दिया है। इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बताइए, तो जब पहला क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इसको कहेंगे। दूसरा बताइए कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। और लास्ट में थर्ड, ये इसका एक्सलेरेशन क्या होगा। और लास्ट में इसको इंटरप्रेट करिए, इंटरप्रेट कि जो एक्सलेरेशन है वो क्या है। हाँ, किस टाइप का एक्सलेरेशन है, यूनिफॉर्म में, वेरिएबल है, डिपेंडेंट है कि नहीं। सब पढ़ने के बाद अब बताइए लास्ट में कि क्या इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। तो करना स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे जो आर वेक्टर होता है, इससे पहले जब पढ़ रहे थे, जो आर वेक्टर होता है ये होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। जो हम मोशन करा रहे पार्टिकल 2 डायमेंशन करें 2D में, तो यहाँ पे देखेंगे जेड कुछ नहीं, मीन्स यहाँ पे जेड 0 होगा। तो इसको हम लिखेंगे तो आर वेक्टर हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3t² + 5 पूरा ब्रैकेट में, फिर आई कैप प्लस दूसरा वाई कैप क्या है 4t + 7 पूरा ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे जे कैप। और आर के की जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। अब एनी पॉइंट टाइम टी है, अगर कोई पूछ ले कि इस टाइम पे कितना होगा, तो बस जैसे मान लो कोई कि टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना होगा, तो बस टी की जगह क्या करना है, आपको पुट कर देना 2 सेकेंड। हाँ, हम ये सब नहीं देखेंगे, हम जनरल लेके चल रहे हैं, समझ रहे हो। तो आर वेक्टर ये हो गया। अब इसका अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, किसका, इस पार्टिकल का मूवमेंट का, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको मालूम है वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये होता है dr/dt, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब यहाँ जब हम रखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आर वेक्टर पुट करेंगे, तो आर वेक्टर क्या है 3t² + 5 आई कैप प्लस 4t + 7 जे कैप। तो वी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे। आप जैसे देखे होंगे, आपने बताते आया हूँ मैं, कोई डिफ्रेंसिएशन हो जहाँ पे u और प्लस v हो, u और v जो है फंक्शन ऑफ पोजीशन है x, तो क्या होता है कि ये कम्युनिकेट करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसमें। पहले टर्म्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। उसी तरीके से इसको भी करना है, तो ये हो जाएगा
पहले के साथ चला जाएगा जो आई कैप है, तो ये हो जाएगा 3t² + 5 डिफ्रेंसिएशन dt, और यहाँ पे आई कैप आएगा प्लस d/dt 40 + 7 j कैप। तो इतना हो गया। इसके बाद इसका अंदर का डिफ्रेंसिएशन होगा, इसको सॉल्व करें तो v वेक्टर, जैसे हमने इसके पीछे सवाल किया था, आई कैप क्या है, आई वेक्टर ये हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और ये फिक्स होगा, समय के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हम डिफ्रेंसिएशन टी ले रहे हैं, तो समय के हिसाब से हमारा जो एक्स एक्सिस पे जो आई कैप है वो चेंज नहीं होगा, मीन्स ये कांस्टेंट है। तो जब हम कभी भी किसी भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, मान लीजिए सी यू है, तो ये सी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ले सकते हैं बाहर, ये हो जाएगा du/dx। सेम इसी तरीके से अप्लाई करना है। और अगर हमारा फंक्शन क्या हो, ऐसे d/dx है और x⁴n है, मान लीजिए सी है, तो जगह सी एन x⁴n-1 होता है। बस इसी का यूज़ करना है, इन्हीं तीनों का यूज़ करके लिख देना है। अगर आप एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, 11th-12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में सब कर रहे हैं, तो क्या करना है आपको, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी कोने में, ताकि आपको फुल मार्क्स मिलने का चांस हो जाता है, तभी आप 100 आउट ऑफ 95 या 90+ क्रॉस करेंगे फिजिक्स में। तो ये हो जाएगा, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 3 पहले आ जाएगा, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 3/dt² प्लस d/dt आई कैप आएगा यहाँ पे, प्लस 4 आगे आएगा d/dt t प्लस d/dt 7 j कैप। अब देखेंगे t² है तो t का जो 2 पहले आएगा और -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v, और 3 × 2 t1 प्लस, अभी की कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, अब इसके साथ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है टी टाइम के साथ, तो मीन्स ये जो टाइम 5 है ये टाइम से चेंज नहीं होगा, इसका में जो डिफ्रेंसिएशन होगा d5 मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन डिफरेंस 5 - इनिशियल, ये हो जाएगा 0, चेंज नहीं हो रहा ना, तो मीन्स डिफरेंस 0 होगा, तो ये जगह 0, तो इस लिखने की जरूरत नहीं है, तो +0 लिख लेते, ये हो गया आई कैप। ऐसे ही यहाँ जब करेंगे तो 4t1 का डिफ्रेंसिएशन t1 होगा, d/dt का जो डिफ्रेंसिएशन होगा ये 1 होता है, करने के बाद ये 4 हो जाएगा × 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये j कैप। तो v वेलोसिटी क्या जाएगी हमारी, 3 × 6t आई कैप प्लस 4 j कैप, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। अब इसमें पूछ सकता है कि बताइए सब कंपोनेंट एक्स एक्सिस को कितना है, तो एक्स कंपोनेंट कितना है, v = 6t मीटर/सेकेंड, यहाँ लिखना पड़ेगा मीटर/सेकेंड चल रहा है, यहाँ पे पोजीशन में मीटर चल रहा था, हाँ। और y कंपोनेंट क्या है, अलॉन्ग y एक्सिस हो जाएगा 4 मीटर/सेकेंड। तो देखेंगे यहाँ पे जो हमारा y कंपोनेंट है ये कांस्टेंट है, मीन्स चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन x कंपोनेंट अभी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स यहाँ पे चेंजेस हो रही है, यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन है vx में, अब vx वेरिएबल है, इस वजह से पूरा v वेरिएबल हो जाएगा। तो इतना हम समझ चुके हैं। अब किसी टाइम पे पूछ लेता है तो टाइम की वैल्यू लग जाता है, अगर 2 सेकंड पूछता है तो t = 2, तो 12 मीटर/सेकंड हो जाता है वहाँ पे। ये हो गया हमारा वेलोसिटी, हाँ, पोजीशन वेक्टर। अब इसके बाद निकाल लेते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, यहाँ ध्यान रखिए सब जगह वेक्टर यूज़ होगा, अगर मैं गलती से भूल जाऊँ फिर भी आपको ध्यान रखना है लॉजिक को देखते हुए। तो ये हो जाएगा d/dt 6t आई कैप प्लस 4 j कैप। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dt 6t आई कैप प्लस d/dt 4 j कैप। सेम यहाँ भी जब अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे देखिए तो 6t है तो 6 बाहर आ जाएगा और t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और आई कैप, और यहाँ पे देखेंगे दोनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, 0 j कैप, तो जाएगा 6 आई कैप प्लस 0 j कैप। तो हमारा एक्सप्रेशन ये हो गया। तो देखेंगे जहाँ पे एक्सप्रेशन जो है ax है, एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो 6 मीटर/सेकेंड होगा, यहाँ लिख देंगे मीटर/सेकेंड, और एक्सलेशन वाई एक्सिस पे कितना होगा 0 मीटर/सेकेंड अलॉन्ग।
तो देखेंगे जो एक्सप्रेशन आ रहा है यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ द इसको इंटरप्रेट करें इसको समझें क्या कर सकते हैं एक साथ। तो इसका कंक्लूजन आ रहा है कि हम इस पे इक्वेशन ऑफ द मोशन लगा सकते हैं। अब कैसे लगेगा इक्वेशन ऑफ द मोशन, हम चलते हैं आगे देखते हैं। तो अगर सम से एक, अब टाइम कुछ भी हो वो हमेशा फिक्स रहेगा एक्सप्रेशन, क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब चलते हैं अगला टॉपिक, मोशन इन 2 डायमेंशन, या हम बोल सकते हैं प्लेन। इसके पहले जब हम पढ़े सब एक जनरल फॉर्म में चल रहा था, 2D 3D सब मिक्स था उसके अंदर। अब स्पेशली हम पढ़ेंगे प्लेन को लेके। तो प्लेन में क्या होगा, 2 एक्सिस होंगी, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे हम कैसे इक्वेशन ऑफ द मोशन लिखेंगे। तो मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है उसका पाथ कुछ इस टाइप है। ये क्या है, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे सब एक ही पोजीशन लूँ, इधर P मान लेते हैं, और दूसरी बात पहुँचा है यहाँ पे Q है, R1 वेक्टर R2 वेक्टर। तो इसके बीच में देखेंगे जो ये P से Q की ओर जब मूव किया है, तो ये जो हुआ है डिस्टेंस बीच में जो है इसका, जो बीच में इसका डिस्टेंस है, इसको कहेंगे हमको डेल्टा R वेक्टर, ठीक है नहीं, डेल्टा R वेक्टर है। अगर मुझे इसका पोजीशन पता करना हो इस पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन, तो इधर यहाँ पे, तो अगर मैं इस पोजीशन से इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरे पोजीशन हो गया यहाँ पे, इसको पता करना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये x1 होगा ये x2 होगा, लेकिन हम देखेंगे x मान लेते, अगर इसको x मान लें x और y, तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y होगा। मीन्स थोड़ा सा गैप जो है बड़ा है, ये जो गैप है ये डेल्टा x का है, तो ये हो जाएगा ये x प्लस डेल्टा x। ऐसे ही ये जो है यहाँ पे ये जो है y प्लस डेल्टा y। अब ये डेल्टा y देखिए कम हुआ है ना, अब ये डेल्टा y माइनस भी हो सकता है, इसलिए मैं प्लस लिखा रहा हूँ। नॉर्मली ये माइनस भी हो सकता है, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा जो डेल्टा y है। तो देखिए हमारा पहला पोजीशन क्या था x y, दूसरा पोजीशन x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y, थोड़ा सा हम ऊपर आ दिए हैं। तो देखेंगे कि जो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको लिखेंगे किससे, डेल्टा आर वेक्टर से। ये हो जाएगा क्या, देखिए आप बता सकते हैं कि ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। इसको हम और अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यहाँ पे जो R2 वेक्टर है ये क्या है, x प्लस डेल्टा x आई कैप y प्लस डेल्टा y जे कैप। फिर इसका पूरा माइनस करना है किससे, x आई कैप y जे कैप। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे i वाला i के साथ माइनस होगा और z वाला j, है कि नहीं, लाइक टर्म के टाइप में। तो ये हो जाएगा, जब माइनस करेंगे आप होगा ये डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप डेल्टा r। तो जो पार्टिकल हमारा मूव किया है P से x y से Q की ओर, x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y, कुछ अलग चीज़ नहीं है, वही जो पढ़े थे। ये टाइम t था, ये टाइम t प्लस डेल्टा t, है कि नहीं, किसी t टाइम पे था, ये डेल्टा टाइम जो था उसके थोड़ा सा आगे ले लिए। मानते जब 10 सेकंड की बात करते उसके बाद 11वां सेकंड, तो 10 प्लस 1 सेकंड डेल्टा t 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो डेल्टा आर ये आया। तो अगर मुझे सब पता करना है कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब वेलोसिटी यहाँ की एवरेज, ये हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, कितना टाइम लगा उसको। तो हम इसको जब अप्लाई करेंगे तो एक्स आई डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, इसको सॉल्व करेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। देखिए सब कुछ पढ़े हैं, 3 में पढ़े थे, अब बस 2 कर देना है डेल्टा जे।
तो देखेंगे जो ये आया है हमारा, इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे इसको हम लिखूँ वी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। वी एक्स में लिख सकते हैं आपकी वी एक्स जो है कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट अलॉन्ग जेड एक्स वाई एक्सिस वी वाई जो है। तो यहाँ पे जो वी एक्स वी आई आया, वी एक्स क्या है यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वी वाई क्या है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तरीका एक सेमीकोलन वेलोसिटी कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है नहीं, तो ये होगा वेलोसिटी कैसे निकालेंगे 2D में। हाँ, ये हो जाएगा क्या इन प्लेन, इसको 2D प्लेन, प्लेन बोलिए तो अपने आप 2D रहता है। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब एवरेज से हमको जब इंस्टेंटेनियस निकालना होता है, इतना तो आप पढ़े ही है सब, जब एवरेज से आप इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो जब वी इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, इंस्टेंट में तुरंत किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये हो जाता है लिमिट जब मैं डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 करता हूँ, मतलब जो डिफरेंस जो ले रहा हूँ मैं, अगर 11 सेकेंड है 10 सेकेंड है तो 10.00001 सेकेंड के आसपास कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका मतलब कि 10 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, लिमिट हो जाएगा फिर ये डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। जब हम लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी का चेंज करते हैं 10 to 0 तो ये चीज़ें स्मॉल हो जाती हैं, और जब स्मॉल हो जाती है हम उसको दिखाते हैं डी आर अपॉन डी टी से। ठीक है नहीं, अगर इसको मैं फिगर से समझूँ तो दूसरा बना देते नीचे, तो ये कुछ ऐसा था, तो पी इधर है क्यों यहाँ था, पी से अब ये दूसरा इधर है R1 R2। जब हम डेल्टा टी को 10 to 0 करते हैं तो डेल्टा आर जो हो अपने आप 10 to 0 होगा, क्योंकि जब समय कम होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट कम करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये इस टाइप मूव करेगा। अब डेल्टा टी इतना 0 कम करना है कि क्यू पी जो क्यू है पी के आसपास ही आ जाए, तो ये मूव करके कहाँ पहुँच जाता है, ये मूव करके क्यू पी के पास ही पहुँच जाता है, दोनों एक ही पॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन आता है, जैसे यहाँ पे देखें जो ये दिखा रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी होगा, मीन्स यही तो डायरेक्शन हो गया। तो सेम इसी तरह से ये हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाता है एक्स वाई। कब हो रहा है, जब हम लिमिट टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। अब इसी को और अच्छे से लिखना चाहें तो डी आर अपॉन डी टी की जगह पे आर यहाँ पुट कर दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। तो गया हमारा क्या वी इंस्टेंटेनियस, या वी लिखिए, वी वेक्टर क्या जाएगा यहाँ पे वी एक्स आई कैप वी जेड वी वाई जे कैप। तो ये एवरेज की बात थी। अगर मैं यहाँ पे डी लिख दूँ तब लेगा तो क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस हो गया, वेलोसिटी मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो बस यही चीज़ था, वेलोसिटी हो गई। अब इसके बाद अगर मुझे निकालना है क्या एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में क्या करना है, कुछ नहीं, जो एक्सेलरेशन होगा अगर एवरेज होगा तो ये हो जाएगा डी वी डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर इसको मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखूँ तो होगा डेल्टा वी एक्स आई कैप डेल्टा वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। और अच्छे लिखेंगे तो डेल्टा वी एक्स डेल्टा टी आई कैप डेल्टा वाई वी वाई डेल्टा टी वी वाई वाई जे कैप। ये अलॉन्ग एक, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये एक्सप्रेशन है अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बार कौन लिखे, इसको बहुत बार पहले पढ़ भी चुके हैं। तो एवरेज हो गया। अगर ये इंस्टेंटेनियस निकालना हो कुछ नहीं, बस लिमिट लगाना है, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, जैसे डेल्टा टेंस टू 0 करेंगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो जो डिफरेंस होगा वो भी छोटा जाएगा, तो इसको लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी। और इसको अगर लिखेंगे तो ये जाएगा डेल्टा डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप, क्योंकि जो वी है वी एक्स और ये है इसको प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। तो ये इंस्टेंटेनियस हो गया।
तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए एक्स ए वाई, तो ये वी एक्स हो जाएगा डी टी, और ये वी हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इतना आप समझ ही गए होंगे, इतना सब मालूम है आपको। अब इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं ना, मेन तो वही मुद्दा है। आपको पता ही है कि जो एक्सेलरेशन होता है ये डी वी अपॉन डी टी होता है, और जो वी होता है डी आर अपॉन डी टी होता है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर। कैसे होगा ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी, फिर इसको अगर लिखेंगे तो ये आएगा डी आर अपॉन डी टी। इसका मीन्स डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए इसके ऊपर ऐसा नहीं लिखेंगे ऐसे, क्यों? क्योंकि इधर आर 2 बार मल्टीप्लाई नहीं एक ही बार है, तो इसको हम लोग इधर लिखेंगे क्योंकि डी अपॉन डी टी 2 बार है, तो उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखेंगे अभी हम लोग जब एक्सप्रेशन लिख रहते हैं अलग फॉर्म डी वी अपॉन डी टी था, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ इसका डी आर अपॉन डी आर से, कर सकते हैं कि नहीं? जब ऐसा करेंगे तो मैं इसके साथ लिख सकता हूँ, तो डी वी अपॉन डी आर वेक्टर, और ऐसे ही मैं इसके साथ ही ले लेता हूँ डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ये क्रॉस नहीं है, बस मल्टीप्लाई है। तो डी आर अपॉन डी टी क्या था? वी था, तो वी वेक्टर डी वी वेक्टर अपॉन डी आर वेक्टर। तो हम लोग एक्सप्रेशन को अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? वी वेक्टर डी वी वेक्टर अपॉन डी आर वेक्टर। वैसे ऐसे करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। ऐसा कब करते हैं हम लोग? 1 डायमेंशन में करते हैं, यहाँ थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, तो हम उसका यूज़ बहुत कम करते हैं और ऐसे सवाल देंगे भी नहीं। 1 डायमेंशन में एक ही वेरिएबल होता है, अब यहाँ आर में देखेंगे तो इसमें बहुत वेरिएबल होंगे। अगर क्वेश्चन में आर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ तो करना आसान पड़ेगा, इसको समझेंगे कैसे बता रहा हूँ मैं। तो इतना समझ गए। तो जब हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं, 1D मोशन की, तो देखेंगे कि हमारे पास क्या था, माइक टेस्टिंग गिर गया। तो हमारे पास क्या क्या पैरामीटर थे? पोजीशन था, डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन था। अब हम यहाँ पे जो वी नॉट है इसको यू ले लेंगे, यहाँ पे मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, इसका मीन्स ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखे थे जब हम 1 डायमेंशनल मोशन की बात करें तो हमको 3 इक्वेशन मिले थे। पहला इक्वेशन क्या था? आपको पता हुआ डेल्टा एक्स इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, अगर यू के फॉर्म में, तो इसको भी लिख सकता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ नहीं, बस सिंबल चेंज हुआ है, चीज़ वही है। सेकेंड क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। थर्ड क्या था? थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 1 डायमेंशन में था, 1 डायमेंशन की मोशन की जब बात करते तब। तो भी हम जो पढ़ रहे हैं क्या था? मोशन इन प्लेन है, मोशन इन प्लेन मीन्स 2 डायमेंशन मोशन है। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट आएंगे, एक x के अलॉन्ग, एक y के अलॉन्ग। हाँ, आपको जिससे मैं बताया कि अगर कोई मोशन हो रहा है, अगर x एक्सिस पे अगर v एक्स मेरी वेलोसिटी है, तो y एक्सिस वाला मुझे कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे x एक्सिस में कोई चेंज नहीं कर सकता। इसका ये मतलब हुआ कि जो x एक्सिस है और y एक्सिस पे जो मोशन होते हैं, मोशन क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका ये समझिए, जैसे मैं अगर x एक्सिस में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा हूँ, तो मैं उसी स्पीड से जाऊँगा, चाहे y में कुछ भी हो, मेरा पाथ चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मैं उसके अलॉन्ग ही बस देखूँ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो मैं 10 किलोमीटर पर आवर ही होगा, जब तक उसके अलॉन्ग कुछ ना चेंजेस हो। समझ रहे हो? तो ये है मीन्स एक्स एंड वाई जो है हमारे मोशंस हैं, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बनाते हैं, क्योंकि एक का कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे आता नहीं है।
इसलिए हम एक्सिस जो एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्योंकि हमने देखा था जब हम प्रोजेक्शन निकालते हैं या कंपोनेंट निकालते हैं अलॉन्ग, तो कॉस थीटा आता है, कॉस 90 हो जाता है 0, तो ये किसी का इसका अलॉन्ग इसका नहीं आता है, वाई का अलॉन्ग एक्स का अलॉन्ग नहीं आता, मीन्स दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम इसको परपेंडिकुलर यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो बताया ना कि हम लोग जो एक्सिस यूज़ करते हैं थोड़ा टेढ़ा क्यों यूज़ करते हैं एंगल के हिसाब से, इसीलिए कहीं कहीं यूज़ होता है, उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको बाद में पढ़ेंगे। 3-4 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, 12th लेवल के नहीं होते, बीएससी और एमएससी हाई लेवल के होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट आपको जरूरत है बस। तो एक्स और वाई एक्सिस हो गया। तो अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखूँ, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस के, इसके अंदर जो पैरामीटर होंगे, ये कब हुआ, जब हमारा एक्सेलरेशन जो है ये होना चाहिए कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएंगे। मेन फोकस इसी करना चाहिए। अगर इक्वेशन में एक्सेलरेशन मोशन नहीं है, जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको लगा ही नहीं सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए हमको इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, बताएंगे उसको भी। तो अगर हम एक्स अलॉन्ग देखें, वाई के अलॉन्ग देखें, तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट होंगे, पोजीशन एक्स होगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स होगा, हाँ ये कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट में हमको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपोनेंट है और ये 1 डायमेंशन कहलाएंगे, 1 डायमेंशन में। हाँ, वेलोसिटी वी एक्स हो गया यहाँ पे, और इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, एक्सेलरेशन ए एक्स हो जाएगा, वो दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग ए ले लिए थे, क्योंकि एक ही था, उसमें कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन इसमें अगर ए इधर लेंगे तो कन्फ्यूजन होगा ना, तो दिखाना पड़ेगा ए एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब इसे यहाँ पे वाई होगा, डेल्टा वाई, वी वाई, यू वाई और ए वाई। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन एक्सप्रेशन मस्ट बी कांस्टेंट। इसका मतलब ए एक्स और जो ए वाई हो ये कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम जो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसी को लिखने के फॉर्म में करूँ, इक्वेशन ऑफ द मोशन के फॉर्म में, तो 3 इक्वेशन बनेंगे। पहले देखिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यू एक्स टाइम टी प्लस एक्सेलरेशन हाफ एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर। देखो मुझे याद हो गया, बार बार प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन ऑफ द मोशन हो जाएगा जो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी, अब ए टी यहाँ पे एक्स होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैंने यस लिख देना यहाँ पे डेल्टा एक्स होगा, यहाँ पे हुआ डेल्टा एक्स। तो ये x क्या है हमारा, नीचे है सुफिक्स में। अब यहाँ y की ओर देखें, तो y में सेम जहाँ पे x है वहाँ हो जाएगा। पहले इक्वेशन ऑफ द मोशन डेल्टा y, डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सेकेंड वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। थर्ड वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा वाई। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अगर हमारे पास कोई मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम इसके बाद पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि दो 2D मोशन होता है, तो हम लोग उसको दोनों को अलग अलग कर लेंगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जब उसको अलग कर लेंगे, फिर हमको जो चाहिए उसको उस हिसाब से फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। हाइट चाहिए तो हम लोग वाई एक्सिस पे लगाएंगे, मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हम लोग एक्स एक्सिस पे लगाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस का लॉन्ग रेंज होता है, हाइट वाई एक्सिस का लॉन्ग लेंगे। हाँ ठीक है, तो कंपल्सरी नहीं कि आप एक्स एक्सिस हमेशा ओरिजेंटल ले, वाई पर ले, जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा कि हाँ ऐसे है, आपको बताना पड़ेगा कि मैंने क्या लिया है। तो हो गया आज का जो भी था। तो देखो मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा सा कॉमेडी करने की कोशिश करता हूँ, बट अभी कर नहीं पा रहा हूँ, नया नया है कि नहीं, नए नए हैं तो नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे आपको मज़ा आएगा। अगर बोर भी हो रहे होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं फिजिक्स पढ़ाने लगता हूँ या सब करने लगता हूँ या पढ़ने लगता हूँ, तो मैं उसी में खो जाता हूँ, मज़ा आता है करने में। तो बस कोई फिजिक्स की बात ही करते हैं, है कि नहीं। तो आजकल फिजिक्स इतना सब है कर दिए हैं, तो फिर और मज़ा आता है पढ़ने में, लोगों को उससे प्यार हो जाता है, इमोशन जुड़ जाते हैं फिजिक्स से, है कि नहीं। जैसे मेरे भी जुड़े पड़े हैं, जैसे वाटर लेविन सर का नाम ही सुने होंगे, लव फॉर द फिजिक्स उनका चैनल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले
चैप्टर में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन अभी तो हम लोग को समझ रहे कॉन्सेप्ट, अभी अप्लाई तो इसमें करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। किसी बॉल को हमने ऐसा फेंका तो उतना दूर गया, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, अगर हम हवा ना हटा दें, अगर हवा रहेगा मतलब एयर रहेगा तो कैसे क्या होगा, तो कैसे चीज़ें बदलेंगी, टाइम कितना लगेगा, सब कुछ पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए नहीं, बाय बाय।